मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अगर आप क्लैट 2025 में अपीयर करने जा रहे हैं सो ये पार्ट आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज जब हम लीगल रीजनिंग का पोर्शन सॉल्व करते हैं पेपर में तो वहाँ पे बहुत सारी लीगल टर्म्स हैं जो यूज़ की जाती है और जनरली हमें एज अ लेमैन वो टर्म्स नहीं पता होती हैं, उनके मीनिंग्स नहीं पता होते हैं। सो कम विद मी, मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट लीगल टर्म्स आज एक्सप्लेन करूँगी सो दैट इट विल बी ईजी टू डील दैट पार्ट इन योर एग्ज़ाम। सबसे पहले लीगल टर्म्स क्या होती है? लीगल टर्म्स वो होती है जो हम डेली लाइफ में लॉ में या कोर्ट सिस्टम में यूज़ करते हैं, प्रोसीजर्स में, प्रोसेस में। जैसे कि लॉ सूट हम जनरली एक केस को ओवरऑल बोलते हैं। सेकेंड, अरेंजमेंट। यहाँ पे क्या होता है कि जब किसी क्रिमिनल को पहली बार कोर्ट में ले जाया जाता है और उसके चार्जेस उसके सामने रीड किए जाते हैं, सो दिस वर्ड इज़ फॉर दैट लीगल मैटर और अपीयरेंस। अपील क्या होता है? जब लोअर कोर्ट किसी मैटर पे डिसीजन दे देता है एंड इट हैज़ टू बी रिव्यूड बाय द हायर अथॉरिटी और हायर कोर्ट सिस्टम, तो हम उसको अपील कहते हैं। अगर आपको कोई रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बताना है, जैसे कि मैं एज अ पर्सन कोर्ट में सूट डालने गई हूँ, तो व्हाट विल आई बी कॉल्ड? मैं ज्योति नहीं कहलाऊंगी, आई विल बी कॉल्ड एज अ प्लेंटिव। और जिसके खिलाफ मैं सूट कर रही हूँ, जिसके खिलाफ मैं केस कर रही हूँ, दैट पर्सन विल बी नोन एज डिफेंडेंट। सो ये कुछ टर्म्स हैं कि हम किस सूट को किस टाइटल में देते हैं, किस प्रोसेस को क्या नाम देते हैं, तो ये लीगली हमें जानना बहुत ज़रूरी है। लेट्स स्टार्ट विद अकम्प्लिस। अकम्प्लिस, अ पार्टनर इन क्राइम। अगर मेरे साथ कोई और मेरा साथी या कोई फ्रेंड मेरे साथ किसी क्राइम में जुड़ जाता है, उसको हम लीगली अकम्प्लिश बोलते हैं, फ्रेंड नहीं बोलते हैं। सो यही हमें जानने की ज़रूरत है कि ये जो जितने भी वर्ड्स हैं और आप जितने भी वर्ड्स आगे जानेंगे वो इन जनरल कुछ और मीनिंग में जाने जाते हैं और हमारे लॉ में हम उन्हें किन्हीं और मीनिंग में जानते हैं। A partner in crime, one who knowingly, voluntarily and intentionally unites with the principal offender. Principal offender मैं थी, मैंने दोस्त को तो अपने साथ उस क्राइम में जोड़ लिया था, बट प्रिंसिपल ऑफेंडर तो मैं थी। और अगर मेरा दोस्त आके वॉलंटरली मेरा साथ देता है तो वो लीगली अकम्प्लिश कहलाया जाएगा। सेकेंड वर्ड, bequeath, to give a gift to someone through a will। अगर आज मैं वसीयत से किसी को कोई प्रॉपर्टी या कुछ भी गिफ्ट कर दूं अपनी विल के थ्रू, उसको हम लीगली बीक्विथ कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, बीक्विथ। और पहला वर्ड हमने क्या समझा था? अकम्प्लिश। प्लीज़ इनको एक बार रिवाइज ज़रूर कीजिएगा इस वीडियो के बाद। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे या वेबसाइट के लिंक पे मिल जाएंगे। प्लीज़ गो थ्रू दैट स्टूडेंट्स, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर लीगल रीजनिंग सेशन। ऐसा नहीं है कि आपको कहीं पे भी यूज़ नहीं आएंगे। जब भी आप पैराग्राफ पढ़ेंगे लीगल रीजनिंग का, कहीं पे ये वर्ड होगा और आपको मीनिंग नहीं पता होगा तो आपके लिए उस पैराग्राफ को समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा स्टूडेंट्स। सो प्लीज़ इस चीज़ को ध्यान में रखिए, इस वीडियो को पूरे प्रॉपर फोकस के साथ पढ़िए। Burglary, the act of entering or remaining illegally in a movable and immovable property। कोई भी अगर किसी की मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी में घुस जाता है और वहाँ पे इलीगली रहता है तो उस एक्ट को हम क्रिमिनल ऑफेंस में बर्गलरी कहते हैं, ट्रेसपास भी कहते हैं, बट इन जनरल अगर और डिफिकल्ट वर्ड में हम उसे आए तो बर्गलरी बोलेंगे। फोर्थ वर्ड इज चार्ज। चार्ज ये बैटरी वाला चार्ज नहीं है, दिस चार्ज हैज समथिंग डिफरेंट मीनिंग। सो कम लेट्स अंडरस्टैंड विद मी। चार्ज, अ फॉर्मल एलिगेशन as a preliminary step in prosecution that a person has committed a specific offense which is recorded in a complaint, information or indictment। ओके, सो जब हम किसी के खिलाफ कंप्लेंट करते हैं, किसी के खिलाफ इंफॉर्मेशन देते हैं, इंडाइसमेंट देते हैं, तो उस पर्पस के बाद जो किसी ऑफेंडर पे चार्ज लगाया जाता है, प्रिलिमिनरी स्टेप जो से हम कहेंगे प्रोसिक्यूशन में, दैट इज नोन एज चार्ज। सिंपल भाषा में समझें
तो एक ऑफेंडर है, मैंने उसके खिलाफ जाके कंप्लेंट की है, तो जो ऑफेंसेस उसने किए हैं, सपोज उसने थेफ्ट किया, थेफ्ट करके उसने मेरे को मारने की कोशिश करी, भाग गया, तो जो भी मीनवाइल वो ऑफेंसेस करता जाएगा, जितने भी ऑफेंस करेगा उस पर उतने चार्ज लगेंगे। नेक्स्ट वर्ड इज कॉन्ट्रैक्ट। Contract, a legally enforceable agreement between two or more competent parties made either orally or in writing। जब दो पार्टीज आपसी सहमति से किसी चीज़ पे एग्री होके अपने आप को लीगली बाइंड करना चाहते हैं और एक कॉन्ट्रैक्ट बनाना चाहते हैं, सो दैट उनके बीच में किसी चीज़ का लेन देन हो या किसी अमाउंट पे किसी चीज़ का एक्ट किया जाए, तो उसे हम कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं और वो लीगली इन्फोर्सेबल होता है। अगर कल को वो पर्सन वो कॉन्ट्रैक्ट करने से मना कर दे, सो आप ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में अपने लिए रेमेडीज पा सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। इसी चैनल पे हमारे दूसरे कलीग्स कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी पढ़ा रहे हैं, सो आप प्लीज़ उन सब वीडियोज़ को भी गो थ्रू करें। इस चीट, the process by which a deceased person's property goes to the state if no heir can be found। जब हम हिंदू सक्सेशन एक्ट पढ़ते हैं या मुस्लिम सक्सेशन को पढ़ते हैं तो हमें एक वर्ड मिलता है एट द एंड ऑफ दैट एक्ट, इस चीट। इस चीट का मतलब होता है कि अगर उस पर्सन का कोई भी हायर नहीं बचा है ब्लड में और एनीवे कोई भी अब उसकी रिश्तेदारी में नहीं बचा है जो कि उसकी प्रॉपर्टी को प्रोपोगेट कर सके या इनहेरिट कर सके, तो प्रॉपर्टी स्टेट को चली जाती है और उस प्रोसेस को हम इस चीट बोलते हैं। लास्ट इन दिस स्लाइड द वर्ड इज estoppel, a person's own act or acceptance of facts which precludes his or her later making claims to the contrary। आज मैं कहूँ, सपोज मैं आपसे कहती हूँ आज मैं आपको एक बाइक दूंगी, ठीक है, आपने कहा ठीक है मैं उस बाइक के लिए आपको 40,000 रुपये दूंगा, हमारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट भी हो गया, लीगली इन्फोर्सिबल भी हो गया, ये कॉन्ट्रैक्ट भी है, हम दोनों म्यूचुअली किसी चीज़ पे एग्री कर रहे हैं। बट अगर मैं कल को ये कह देती हूँ कि सॉरी मैं बाइक में मैं आपको स्कूटी दे सकती हूँ, आप मेरी स्कूटी ले लीजिए इसी अमाउंट पे जो आपने मुझसे एग्री की है, तो दैट इज कॉल्ड estoppel। जो मैंने चीज़ पे एग्री किया है आई हैव टू बी स्टॉप्ड ऑन दैट पॉइंट, मैं इधर उधर फिर नहीं शिफ्ट हो सकती। अपना जो भी इसमें देखिए जो लिखा है पर्सन्स ओन एक्ट, मेरा एक्ट था, मेरी सहमति थी, और एक्सेप्टेंस, मैंने एक्सेप्टेंस दी थी, एक्सेप्टेंस इन दैट वे कि ठीक है मैं आपको दूंगी। अगर वो सामने से प्रपोजल रखता कि आप मुझे अपनी बाइक दे दीजिए, ठीक है, तो मैं एक्सेप्टेंस देती इन दैट केस ऑल्सो। अब हम चलते हैं अगली स्लाइड पे। फोरक्लोजर, प्रोसीजर बाय विच मॉर्टगेज प्रॉपर्टी इज सोल्ड ऑन डिफॉल्ट ऑफ द मॉर्टगेजर इन सैटिस्फैक्शन ऑफ मॉर्टगेज डेट। हमने अपनी प्रॉपर्टी गिरवी रखी, हमने कहा कि हम अपना डेट चुकाएंगे और ये प्रॉपर्टी वापस ले जाएंगे, पर मैं अपना डेट नहीं चुका पाई। अब वो जो मॉर्टगेजर है वो प्रॉपर्टी को बेच सकता है क्योंकि मैंने अपना डेट नहीं चुकाया है। जो मॉर्टगेज जो हमारे बीच में एग्रीमेंट हुआ था मॉर्टगेज का, उस डेट को रिकवर करने के लिए वो मेरी मॉर्टगेज प्रॉपर्टी को सोल्ड ऑफ कर सकता है। उस प्रोसेस को हम फोरक्लोजर बोलते हैं। सो अंडरस्टूड स्टूडेंट्स कि कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए इन इंपॉर्टेंट वर्ड्स का मीनिंग जानना। नेक्स्ट वर्ड इज इंडेमनीफाई। The term pertains to liability for loss shifted from one person held legally responsible to another। अगर मैं आज आपसे ये कहूँ कि स्टूडेंट्स इस पीपीटी को देखिए, इस मेरे लेक्चर को देखिए, अगर आपको कोई भी लॉस होता है तो उसके लिए मैं आपको इंडेमनीफाई करूँगी, ठीक है, दो है नो, इससे आपको कोई लॉस नहीं होने वाला, आपको सिर्फ बेनिफिट होगा। तो इंडेमनीफाई का मतलब क्या होता है कि अगर हम किसी चीज़ के लिए वो ले रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं कि अगर आपको ये लॉस हुआ तो मैं आपके लॉस के लिए भरपाई करूँगी, उसको हम इंडेमनिटी या इंडेमनीफाई कहते हैं। ये भी हमारे कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट होता है। अगर मैं किसी से एक कॉन्ट्रैक्ट करती हूँ कि ठीक है आप ये एक्ट कर दीजिए मेरे बिहाफ पे जाके, अगर आपको कोई भी नुकसान होगा उसकी भरपाई मैं करूँगी, तो उस प्रोसेस को हम इंडेमनीफाई बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज इंटेरोगेटरीज।
written questions asked by one party in a lawsuit for which the opposing party must provide written answer. Interrogatory student, सिंपल सी बात है, क्रॉस एग्जामिनेशन में जब दोनों एडवोकेट्स अपनी पार्टीज को क्रॉस एग्जामिन करते हैं और जो क्वेश्चन एंड आंसर उस टाइम पे पुट अप होते हैं, उस प्रोसेस को हम इंटेरोगेटरीज बोलते हैं. होप यू अंडरस्टैंड दैट. जस्टिसिएबल, इश्यूज एंड क्लेम्स प्रॉपरली एग्जामिन्ड इन द कोर्ट. जस्टिसिएबल का स्टूडेंट सिंपल मतलब ये होता है कि द थिंग विच कैन बी पुट अप इन द कोर्ट, जो कि हम उस राइट के लिए हम लीगली बाइंडेड है, हम कोर्ट में जा सकते हैं और हमसे वो राइट कोई क्लेम भी कर सकता है. तो हमें अपनी ड्यूटी भी निभानी है और हमें अपने राइट्स भी निभाने हैं. बट कुछ चीज़ें हमारे पास लॉ में ऐसी हैं जो जस्टिसिएबल नहीं है, वो सिर्फ हमारे स्टैट्यूट्स में गिवन है. जैसे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में डीपीएसपी, वो सिर्फ स्टेट को डायरेक्शंस हैं, पर वो अगर स्टेट नहीं माने तो ऑफकोर्स हम उनके खिलाफ कोर्ट में नहीं जा सकते. दे आर नॉट जस्टिसिएबल. वैसे ही फंडामेंटल राइट्स जस्टिसिएबल है. अगर आपका कोई भी फंडामेंटल राइट ब्रीच होता है तो आप कोर्ट में रिट फाइल कर सकते हैं. नॉन क्यूपेटिव विल एंड ऑरल अनरिटन विल. सिर्फ कहने से, मैं कोई पर्सन ऐसी स्टेज पे था कि वो ऑन बेड रिडन था, बस उसकी लास्ट सांसें चल रही थी, लास्ट में वो किसी को कह गया कि बेटा तूने मेरी बहुत सेवा करी और आज से प्रॉपर्टी तेरी, तो उस विल को हम क्या टेस्टामेंट्री विल बोलते हैं या बेक्विथ बोलते हैं? नो, दोज विल्स आर रिटन इन रिटन फॉर्म और उस पर साइन होते हैं उस पर्सन के जो कि उस प्रॉपर्टी को विल में दे रहा होता है. बट इस नॉन क्यूपेटिव विल में जो विल होती है सिर्फ ओरली होती है, रिटन फॉर्म में नहीं होती है. परजुरी बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आजकल इट्स इन द ट्रेंड्स, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है. अ फॉल्स स्टेटमेंट गिवन व्हाइल अंडर ओथ और इन अ स्वॉर्न एफिडेविट. अगर आपके ऊपर कोई लीगल चार्ज है, कोई भी केस है, या आप खुद ही कोई केस कर रहे हैं किसी के खिलाफ और कोई भी झूठी गवाही, कोई भी झूठा एफिडेविट कोर्ट में दे रहे हैं, तो आपके ऊपर परजुरी का केस लग सकता है. परजुरी मीन्स कोर्ट में झूठ बोलना, अब चाहे आप गवाही में बोल रहे हैं या ऑन पेपर्स बोल रहे हैं. होप यू अंडरस्टूड दैट स्टूडेंट्स. पैरोल, सुपरवाइज्ड रिलीज ऑफ प्रिजनर बिफोर द एक्सपायरेशन ऑफ हिज और हर सेंटेंस. आजकल आप न्यूज़ में देखते हैं कि ये एमएलए पैरोल पे है, ये एमपी पैरोल पे है, या ये पर्सन पैरोल पे है. तो पैरोल का मतलब होता है कि उसके सेंटेंस ख़त्म होने से पहले अगर हम किसी को सुपरवाइज्ड रिलीज कर रहे हैं. सुपरवाइज्ड रिलीज मतलब वो टोटली फ्री नहीं होता है, कुछ सुपरविजन या कुछ रिस्ट्रिक्शंस उसके ऊपर होती हैं, तो इसको हम पैरोल बोलते हैं. प्लीडिंग्स, the written statement of fact and law filed by the parties to a lawsuit. Pleading simply एक plaintiff की तरफ से प्लेट और जिसके खिलाफ क्या है डिफेंडेंट की तरफ से रिटन स्टेटमेंट, दोनों को अगर हम जोड़ दें टोटल प्लीडिंग्स मतलब ये होती है कि जो आपको बातें कहनी थी, जो आपको फैक्ट्स बताने थे अपने केस के रिगार्डिंग, वो आपने बता दिए हैं, क्लियर कट बता दिए हैं. प्रेसिडेंट, a previously decided case that guides the decision of the future cases. Precedence क्या है कि एक previously decided case है, कोई केस आया सुप्रीम कोर्ट के पास, हाई कोर्ट के पास, अब उस पर कोई स्टैट्यूट की क्लैरिटी नहीं है और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट अपने इंटरप्रिटेशन में कुछ ऐसी रीजन डिसीजन दे देता है जो कि अब से आज से हर केस में वही फॉलो किया जाएगा. ठीक है स्टूडेंट्स, तो उसको हम प्रेसिडेंट बोलते हैं. रेसिडिविज्म, द कंटिन्यूड हैबिचुअल और कंपल्सिव कमीशन ऑफ लॉ वायलेशंस आफ्टर बीइंग फेसिंग कन्विक्टेड ऑफ प्रायर ऑफेंस. रेसिडिविज्म का मतलब होता है कि आप दोबारा एक ही ऑफेंस को दोहरा रहे हैं. आपने ऑफेंस किया, फिर आपको दोबारा सजा हुई, आप सजा अपनी काट के आ चुके हैं, फिर आप वही दोबारा दोहरा रहे हैं, उस एक्ट या उस प्रोसेस को हम रेसिडिविज्म बोलते हैं. सर्वाइवरशिप, द राइट ऑफ अ पर्सन सर्वाइविंग द डेथ ऑफ अ को-ओनर टू टेक सोल ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी इन विच ही और शी प्रीवियसली हेल्ड अ जॉइंट इंटरेस्ट. किसी पर्सन का राइट
किस पर्सन का राइट जो सर्वाइव कर रहा है, सर्वाइविंग द डेथ ऑफ अ को ओनर। अगर सपोज ए और बी ने कोई प्रॉपर्टी जॉइंट ओनरशिप में ली, अब बी मर गया, ए तो जिंदा है, तो वो प्रॉपर्टी पहले किसको जाएगी, जॉइंट ओनरशिप की उसको जाएगी जो सर्वाइव कर रहा है। इस कॉन्सेप्ट को या इस थ्योरी को हम सर्वाइवरशिप कह रहे हैं, ठीक है। तो ऑफ कोर्स जॉइंटली थी तो पहले तो उसी को जाएगी, तो दिस कॉन्सेप्ट इज सर्वाइवरशिप। वैंडलिज्म, willful or malicious acts that are intended to damage or destroy public or private property। ये आपको जनरली दंगे फसादों में वर्ड्स न्यूज़पेपर में बहुत देखने को मिलेगा, जब तोड़ा फोड़ी हो जाती है, ट्रेन्स तोड़ दी, कारें जला दी और सो ऑन, तो दैट इन लीगल टर्म्स में हम उस प्रोसेस को या उस एक्ट को वैंडलिज्म बोलते हैं स्टूडेंट्स। वर्डिक्ट, the opinion of a jury or a judge where there is no jury on the factual issues, where there is no jury on the factual issues of a case। verdict अपने डिसीजन देना with reasons। जब कोर्ट वर्डिक्ट पास करता है, अभी कई वर्डिक्ट्स हम जब न्यूज़पेपर में सुनते हैं, आज सुप्रीम कोर्ट ने ये वर्डिक्ट जारी किया, इस चीज़ पे वर्डिक्ट आ गया, इस चीज़ पे वर्डिक्ट आ गया। सो वर्डिक्ट सिंपली मीन्स जब कोर्ट किसी चीज़ को फाइनली डिसाइड कर देती है और उस पर अपना रीज़न दे देती है कि फॉर पर्टिकुलर रीज़न ये वर्डिक्ट कहलाएगा, उसको हम रीजन डिसीजन और वर्डिक्ट बोलते हैं। रिट, a court's written order commanding the addressee to do or refrain from doing specified acts। इन इस रिट को आप पॉलिटी में बहुत स्पेसिफिकली और डिटेल में जानेंगे, पॉलिटी आपको मैं ही पढ़ाऊंगी, सो प्लीज़ आप पॉलिटी के लेक्चर्स मिस ना करें स्टूडेंट्स। रिट का मतलब होता है अगर कोई भी आपके फंडामेंटल राइट्स को ब्रीच करता है तो आप रिट फाइल कर सकते हैं इन सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट अंडर आर्टिकल 32 और 226। तो इसको और अच्छे से समझने के लिए आप मेरा पॉलिटी वाला लेक्चर देखिएगा। सो विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू। होप सो स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होगा, प्लीज़ इसको ज़रूर देखिएगा। एंड अगर आप कोई इम्प्रूवमेंट मेरे साइड से चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। अगर आप ये चाहते हैं कि मैं ऐसी ही वीडियोस और लेके आऊँ तो भी आप कमेंट सेक्शन पे लिखिएगा, आपका सपोर्ट हमें बहुत मोटिवेट करता है। सो प्लीज़ स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर क्लैट 2025।